Assalamu alaikum students. Today I am going to discuss the topic that is general characteristics of transition elements, जिसमें स्टूडेंट्स में जो है आज जो हमारी फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज़ पैरामैग्नेटिज्म। इसको आज के लेक्चर में डिस्कस करूंगी क्योंकि प्रीवियस लेक्चर्स में मैं आप लोगों से जो है वो बाइंडिंग एनर्जीज, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, कवलेंट एंड रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई, ये मैं आप लोगों से डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो स्टूडेंट्स अब हमारा जो है फोर्थ जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या थी, पैरामैग्नेटिज्म। इसी को स्टूडेंट्स मैं आप लोगों से आज के लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करने जा रही हूँ। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट लेते हैं, पैरामैग्नेटिज्म की तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट लेते हैं, पैरामैग्नेटिज्म की तरफ आते हैं। तो पैरामैग्नेटिज्म को हम सबसे पहले स्टूडेंट्स जो है इसको हम डिफाइन करेंगे, ठीक है, कि पैरामैग्नेटिज्म बेसिकली क्या होता है। तो सब्सटेंसेस हम सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे। सब्सटेंसेस विच आर वीकली अट्रैक्टेड बाय अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, दे आर कॉल्ड एज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है। ऐसे सब्सटेंसेस जो कि वीकली अट्रैक्ट होते हैं, दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन वो वीकली अट्रैक्ट हो रहे हैं उससे, ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है। लेकिन ऐसे सब्सटेंसेस दैट आर दो सब्सटेंसेस विच आर वीकली रिपेल्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, दे आर कॉल्ड एज डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स दो बातें हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि ऐसे सब्सटेंसेस जो कि क्या है कि वीकली अट्रैक्टेड है, जो वीकली अट्रैक्टेड है ऐसे टुवर्ड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड हमेशा सेम ही है, मतलब दोनों में आप देख रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन जो चेंज आ रहा है वो कहाँ पर है, अट्रैक्शन या रिपल्जन की बात हो रही है। अगर वीकली अट्रैक्ट हो रहे हैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है। और ऐसे सब्सटेंसेस जो कि वीकली रिपेल्ड हो रहे हैं, ठीक है, रिपेल्ड हो रहे हैं एक दूसरे से, तो ऐसे सब्सटेंसेस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रिपेल हो रहे हैं, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहते हैं, ठीक है। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, पैरामैग्नेटिज्म कहेंगे, जिसमें क्या है कि सब्सटेंसेस विच आर वीकली अट्रैक्टेड बाय अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, उनको हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहते हैं और उस फिनोमेना को हम पैरामैग्नेटिज्म कहते हैं। जबकि जो हमारे पास डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं ये क्या है कि जो कि वीकली अट्रैक्ट होते हैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से, ऐसे सब्सटेंसेस को हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहते हैं और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, डायमैग्नेटिज्म। होप सो कि ये दोनों बातें भी आपको क्लियर हो गई हैं कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस एंड डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं और इसके अलावा जो पैरामैग्नेटिज्म है और डायमैग्नेटिज्म ये क्या होता है, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स हम आते हैं पैरामैग्नेटिज्म, जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है या पैरामैग्नेटिज्म जो है वो किस वजह से है, क्यों इसके पीछे क्या रीज़न है कि क्यों ऐसा हो रहा है कि ये वीकली अट्रैक्ट हो रहे हैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो ये सारी बातें अब हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इट इज़ कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स के, अगर आपको ये जो टॉपिक है इसको समझना है तो जस्ट आपने मेरी एक बात याद रखनी है, वो ये कि जितना ज़्यादा हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये बात मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में लिख रही हूँ कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जितने ज़्यादा हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे उतनी ज़्यादा हमारे पास जो है वो पैरामैग्नेटिज्म होगा, पैरामैग्नेटिज्म, ठीक है। जितनी ज़्यादा या मटेरियल हमारे पास या जो सब्सटेंस है वो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। पैरामैग्नेटिज्म ज़्यादा होगा या पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो उसकी तरफ आएगा, ज़्यादा पैरामैग्नेटिक होता जाएगा, ठीक है, कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो अब क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यानी कि डी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर मौजूद होंगे उतना ज़्यादा सब्सटेंस हमारा पैरामैग्नेटिक होगा। सो यही बात लिखी गई है यहाँ पर कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी भी एटम में उतना ज़्यादा पैरामैग्नेटिज्म है। एटम में हो सकता है, मॉलिक्यूल या आयन में, ठीक है, जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बिकॉज देयर इज अ मैग्नेटिक मूवमेंट एसोसिएटेड विद द स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन। क्योंकि क्या होता है कि जो स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन है उसमें क्या होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट उसके साथ एसोसिएट होगा जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड इट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो इसके साथ बढ़ता जाएगा। सो व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड इन एन ऑर्बिटल देन मैग्नेटिक मूवमेंट्स आर कैंसल्ड आउट। अब क्या हो रहा है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने आपको बताया कि जितना ज़्यादा
नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो बढ़ता जाएगा। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, अगर ऑर्बिटॉल में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पेयर्ड हैं तो क्या होगा कि इनका मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, कैंसल्ड आउट हो जाएगा और ऐसे सब्सटेंसेस जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहलाएंगे या डायमैग्नेटिज्म का जो है फिनोमेना शो करेंगे। तो जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो आप उसे क्या कहेंगे कि उसके अंदर पैरामैग्नेटिज्म या पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो पैरामैग्नेटिज्म जो है वो बढ़ता जा रहा है। और जितना ज़्यादा पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, जब पेयरिंग होने स्टार्ट हो जाएगी तो उनकी जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगी, कैंसल्ड आउट हो जाएंगी और जो आपका सब्सटेंस है वो क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाएगा या जो फिनोमेना है वो डायमैग्नेटिज्म कहलाएगा। तो ये तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने डिस्कशन की है कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस और डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस और पैरामैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिज्म की, और इसके अलावा जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है वो किस वजह से है, उसके पीछे रीजन क्या है। तो हमने कहा कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उतने ज़्यादा पैरामैग्नेटिज्म जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो इसको स्टूडेंट्स हम जो है वो फर्दर में एक्सप्लेन भी कर देती हूँ एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो स्टूडेंट्स होप सो कि ये आपको जो है वो एक टेबुलेटेड डाटा जो है नज़र आ रहा है टेबल की फॉर्म में, ठीक है। सो इसमें ये क्या है, टेबल है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखाए जा रहे हैं इन द फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। फर्स्ट सीरीज जो है वो आपको पता है ट्रांजिशन सीरीज जो है वो कौन सी है, 3D सीरीज, जिसमें हमारे पास आ जाते हैं स्कैंडियम है, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, कॉपर एंड जिंक है, ठीक है। और ये आयन की फॉर्म में आपको मेंशन किए गए हैं क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये 3 पॉजिटिव आयन है, 3 पॉजिटिव और इस तरह से ये आपको डिफरेंट आयनिक स्टेट्स की फॉर्म में ये दिखाया जा रहा है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3D ऑर्बिटॉल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ये आपको दिखाया जा रहा है और यहाँ पर ये क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि स्कैंडियम जो है 3 पॉजिटिव है, तो 3 पॉजिटिव का मतलब क्या है कि इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिमूव हुए हुए हैं, ठीक है। तो अगर हम इसका जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो हमारे पास स्टूडेंट्स अगर हम इस स्कैंडियम की देखें तो हमारे पास स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है ये एटॉमिक नंबर इसका 21 है। तो ये क्या आएगी, आर्गॉन, आप इसको शॉर्ट में इस तरह से लिख लेते हैं आर्गॉन, फिर आगे क्या आप लिखेंगे आर्गॉन 4s2 3d1, ठीक है। सॉरी स्टूडेंट्स, आप इसको आर्गॉन 3d आप इसको बल्कि इस तरह से लिखेंगे, सॉरी स्कैंडियम 21 आर्गॉन, आप इसको इस तरह से लिखेंगे आर्गॉन और फिर लिखेंगे पहले 3D और फिर 3d1 एंड 4s2, इस तरह से आप मेंशन करते हैं। तो अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो है वो स्कैंडियम जो है यहाँ पर 3 पॉजिटिव यानी कि ट्राई पॉजिटिव आयन की फॉर्म में है। तो अब ट्राई पॉजिटिव का मतलब है कि 3 इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स ये लूज कर रहा है। तो क्या होंगे कि पहले आउटर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो s के इलेक्ट्रॉन्स ये निकलेंगे, इसमें से रिमूव होंगे, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये वाले और d का भी एक इलेक्ट्रॉन, d में है ही एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो ये भी रिमूव हो जाएगा। तो जब ये सारे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे तो ये आप इसको किस तरह से लिखेंगे, आर्गॉन 3d 0 एंड 4s 0। तो आप देख रहे हैं कि d में भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, s में भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, ट्राई पॉजिटिव आयन की फॉर्म में जो है सॉरी जब ये ट्राई पॉजिटिव फॉर्म में होगा तो आपके पास ना d में कोई इलेक्ट्रॉन है ना s में इलेक्ट्रॉन है। इसी वजह से यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर 0 लिखा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही मौजूद नहीं है। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करें, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम कैसे शो करेंगे। तो ये होप्स हो कि आपको बात क्लियर होगी कि यहाँ पर क्यों इस तरह से मेंशन किया गया है। अब जब टाइटेनियम की तरफ आते हैं तो यहाँ पर जब टाइटेनियम में आप देख रहे हैं कि 3 पॉजिटिव आयन मोस्टली आप देखेंगे कि ट्राई पॉजिटिव आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं जो आपकी फर्स्ट सीरीज़ के जो मेंबर्स हैं। तो टाइटेनियम में जो है वो इसके से नेक्स्ट मेंबर है टाइटेनियम। तो आप इसको देख लें यहाँ पर टाइटेनियम को, तो यहाँ पर टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 22। तो आप इसको कैसे मेंशन करेंगे, आप इसको लिखेंगे आर्गॉन 3d2 4s2, ठीक है, 3d2 4s2 d2 सिस्टम है, d2 है ये फिलहाल। तो अब आपने देखा कि ये भी अगर हम इसको ट्राई पॉजिटिव आयन करें यानी कि 3 पॉजिटिव की फॉर्म में, ये कैसे होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले कहाँ से जाएंगे, s में से जाएंगे और d में से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 3d1 एंड 4s 0 बन जाएगा, ठीक है। 3d1 क्योंकि 2 s में से चलेंगे और एक जो है वो d से चला गया तो अब यहाँ पर d1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपने देखा कि इसके अंदर एक ही d ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है जो कि क्या होगा, अनपेयर्ड होगा। तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं कि ये इसी वजह से यहाँ पर मेंशन किया है कि इसके अंदर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है,
ठीक है। इसी तरह आप बाकी सारे जो भी ये आप देख सकते हैं आइंस हैं, इनको भी आप इसी तरह जो है वो प्रैक्टिस करेंगे और जो है होप्सो कि ये आपसे हो जाएंगे। ठीक है, फिर भी अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन होती है इसके अंदर तो फिर आप मुझसे जो है वो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, अब मैं आगे चलती हूँ वेनेडियम की तरफ। तो ये भी ट्राई पॉजिटिव आयन में, इसमें क्या है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं इस केस में। क्रोमियम में जो है वो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैंगनीज 3 पॉजिटिव आयन की फॉर्म में जो है इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। Mn2 पॉजिटिव की फॉर्म में और आयरन 3 पॉजिटिव, ये दोनों जो है आयंस के अंदर जो है वो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। इनके डी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसके अंदर जो 3d ऑर्बिटल है उसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आप देख रहे हैं कि मैंगनीज एंड आयरन, मैंगनीज इनके 2 प्लस फॉर्म में, इनके डायटोमिक फॉर्म में जो है ना 2 पॉजिटिव स्टेट में जब है तो तब ये इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। और आयरन जो है जब 3 पॉजिटिव आयन की स्टेट में है, आयनिक स्टेट में है, तो तब जो है इसके अंदर भी 5 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो यानी कि इन दोनों के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। सो इस वजह से हम कहेंगे कि इनके अंदर सबसे ज़्यादा जो है पैरामैग्नेटिज्म मौजूद है, या पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो हैं वो ये कहला रहे हैं। इसके बाद Fe2 पॉजिटिव को अगर हम देखें तो इसमें इसके केस में क्या है स्टूडेंट्स के एक जो है वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप देख सकते हैं, ये पेयर्ड है और यहाँ पर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसमें तो 5 थे Fe3 पॉजिटिव में, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें जो है वो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसमें अगर हम कंपेयर करें कि Fe3 पॉजिटिव और 2 पॉजिटिव में, तो पैरामैग्नेटिक कौन सा ज़्यादा होगा? Fe3 पॉजिटिव, क्योंकि इसके अंदर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज़्यादा पैरामैग्नेटिक होगा। तो Fe3 पॉजिटिव जो है वो मोर पैरामैग्नेटिक है Fe2 पॉजिटिव से। ठीक है, होप्स हो कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। किस वजह से, ये रिपीट कर देती हूँ कि इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस वजह से ये लेस पैरामैग्नेटिक है। और Fe3 पॉजिटिव मोर पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो 4 की बजाय 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। इसी तरह नेक्स्ट आप देखें तो कोबाल्ट जो है 2+ फॉर्म स्टेट आयनिक स्टेट में है, तो यहाँ पर 3 इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता आप कम होते जा रहे हैं, डिक्लाइन होते जा रहे हैं। 2 है निकल में, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं निकल 2 पॉजिटिव में। कॉपर में जो है वो 1 जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये आप देख सकते हैं। और जिंक में जो है वो 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पेयर्ड हैं। तो इसी वजह से ये जो है ये डायमैग्नेटिक होगा। ये क्या सब्सटेंस कहलाएगा? ये डायमैग्नेटिक कहलाएगा। क्यों डायमैग्नेटिक कहला रहा है, ये बात आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं। तो ये क्या होगा? प्योरली डायमैग्नेटिक होगा। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पर अगर आप देखें कि ये जो है ये क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो इसके अंदर मैक्सिमम जो है वो पैरामैग्नेटिज्म होगा, मैक्सिमम पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है स्टूडेंट्स, तो होप्स हो कि ये पॉइंट्स जो हैं वो आपको क्लियर हो रहे हैं। और बाकी आप देख सकते हैं कि जितना कम और ज़्यादा से अगर आपको कंपेयर करने के लिए दिया जाए कि जैसे लेट सपोज ये 2 आयंस का दे दिया गया है, तो इनमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दोनों के अंदर पैरामैग्नेटिज्म सेम होगा। लेकिन Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव में कंपेयर करने के लिए कहा जाए, या Mn3 पॉजिटिव और 2 पॉजिटिव में कंपेयर करने के लिए कहा जाए, तो तब आप आसानी से कंपेरिजन कर सकते हैं। ठीक है, आपने इलेक्ट्रॉन्स को कैसे निकालना है ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ। मैं यहाँ पर एक दफ़ा दोबारा से इसकी एग्जाम्पल लेट सपोज में ले रही हूँ Mn2 पॉजिटिव की, तो मैं यहाँ पर इसको करके भी दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, मैंगनीज है, मैंगनीज होता है इसका एटॉमिक नंबर आपके पास 25। तो आप इसको शॉर्ट में आप लिखते हैं आर्गॉन, इसके बाद लिखेंगे आप 3d5 एंड 4s2। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम मैंगनीज की बात करें तो देख सकते हैं आप, ये 18 हो गया, 19, 20 और ये 25 पूरे हो गया ना, एटॉमिक नंबर इसका कंप्लीट हो गया, इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट आपने वो कर दिए। अब हमने निकालने इसमें से 2 पॉजिटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से निकलेंगे? आउटर जो s है उसमें से इलेक्ट्रॉन्स पहले निकलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 4s 0 हो जाएगा और 3d5 होगा और आर्गॉन होगा और ये मैंगनीज होगा और कौन सा 2+ स्टेट में है। ठीक है, तो यहाँ पर अब d इलेक्ट्रॉन्स ये कितने हैं? 5 हैं, लेकिन s में कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। तो ये सारे के d ऑर्बिटल में जो 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये सारे के सारे क्या होंगे? अनपेयर्ड होंगे। 1 2 3 4 5 इस तरह से आपने इसको रखना है। ठीक है, इसके बाद अगर हम Mn3 पॉजिटिव की बात करें स्टूडेंट्स कि अब एक और इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो अब वो कहाँ से निकलेगा? d से ही निकलेगा। ठीक है, क्योंकि अब तो s से पॉसिबिलिटी नहीं है, इलेक्ट्रॉन निकल नहीं सकता। तो अब क्या होगा कि इसके केस में क्या होगी? इसकी कन्फिग्रेशन आर्गॉन 3d4 एंड 4s 0 कहलाएगी। ठीक है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन आपने s से निकाले, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आपने
जो है वो डी से निकाल दिया, तो अब क्या होगा कि इसके जो डी ऑर्बिटॉल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसके अंदर मौजूद होंगे, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप जो है वो इसमें कंपैरिजन कर सकते हैं। आपको ये दोनों जैसे दे दिए जाएं कि उनसे पूछा जाए इनमें से कि किसके अंदर जो है, किस आयन के अंदर जो है वो ज़्यादा पैरामैग्नेटिज्म है, तो आपने देखा कि इसके अंदर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये मोर पैरामैग्नेटिक है, और ये जो है इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये जो है वो लेस पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, और ये क्या होगा, मोर पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, ये मोर होगा और ये लेस होगा। तो होप सो कि स्टूडेंट्स आपको पैरामैग्नेटिज्म का जो कॉन्सेप्ट है मैंने आप लोगों से डिस्कस किया डिटेल में, वो आप लोगों को क्लियर हो गया है। तो अब स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट पॉइंट मैं आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ, ये सारे पॉइंट्स मैंने आप लोगों से टेबुलेटेड फॉर्म में डिस्कस कर दिए हैं, लेकिन इससे रिलेटेड जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं वो मैं अब आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ। तो ये स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, हमने डिस्कस किया कि द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर Fe3 पॉजिटिव एंड Mn2 पॉजिटिव एंड डिक्रीजेज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। और अब फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में बाकी अगर हम कंपेयर करें तो ये दोनों साइड से डिक्रीज होगी। क्यों हो रही है डिक्रीज, ये बात आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, डिक्रीज होते जा रहे हैं, और पेयरिंग स्टार्ट हो रही है। और इसमें आप स्टूडेंट्स ये देख सकते हैं, इसके थ्रू भी देख सकते हैं, ये आपको जो है वो ग्राफ नज़र आ रहा है, और इसमें वेरिएशन है इन द पैरामैग्नेटिक इफेक्ट शोन बाय द सिलेक्टेड आयंस अक्रॉस द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, वो आपको दिखा चुकी हूँ मैं। और ये आप देख सकते हैं ऑब्जर्व पैरामैग्नेटिक मूवमेंट है, और ये जो है Mn2 पॉजिटिव के लिए, और Fe3 पॉजिटिव, ये 3 पॉजिटिव है। ठीक है, Fe3 पॉजिटिव एंड Fe2 पॉजिटिव, इनके लिए क्या है, मैक्सिमम है, और इसके बाद जो है दोनों साइड से क्या होता जा रहा है, डिक्लाइन होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे थे, और यहाँ पर क्या हुए, मैक्सिमम हो गए, और उसके बाद दोबारा से अब आगे डिक्लाइन क्यों हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कम होते जा रहे हैं, क्योंकि अब पेयरिंग स्टार्ट हो रही है। प्रोग्रेसिवली पेयरिंग होने की वजह से क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम होते जा रहे हैं, और जो है पैरामैग्नेटिज्म कम होता जा रहा है, बल्कि अब आगे क्या हो रहा है, डायोमैग्नेटिज्म जो है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि पेयरिंग होने स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यही बात अब जो है वो नेक्स्ट पॉइंट में आपसे डिस्कस कर रही हूँ कि द रीजन इज दैट both Mn2 positive and Fe3 positive have 5 unpaired electrons each। ये बात अभी आप लोगों से डिस्कस भी किया है, और ये मैंने एक्सप्लेन भी किया आपको। So the number of unpaired electrons decreases gradually to 0 on both sides as the figure and table below shows the variation in the paramagnetic effect of the ions belonging to the first transition series। और ये बात स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को जो है वो ग्राफिकली भी बता दी कि दोनों साइड से अब क्या हो रहा है कि जो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या होते जा रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं ग्रेजुअली टू 0। सो इसी वजह से क्या होगा कि ये मैक्सिमम होगा कि इनके लिए Fe3 पॉजिटिव एंड Mn2 पॉजिटिव, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात हो रही है। ठीक है, तो उनमें जो है ये मैक्सिमम है Fe3 पॉजिटिव एंड Mn2 पॉजिटिव के लिए। तो होप सो कि स्टूडेंट्स आप लोगों को ये जो पैरामैग्नेटिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, होप सो कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर से रिलेटेड भी अगर आपको कोई भी पॉइंट में, किसी भी पॉइंट में कोई भी कन्फ्यूजन है, तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।